हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं केमिस्ट्री लर्नर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हम लोग साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मेशन के बारे में आज सीखने की कोशिश करेंगे। कंफर्मेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट करें या उसको ट्विस्ट करें या टर्न करें और हमें जो एक नया आइसोमर मिले या नया मॉलिक्यूल मिले, उनमें जो रिलेशन होगा वो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म का होगा या फिर वो दोनों एक दूसरे के कन्फॉर्मर होंगे। और जबकि हम सिग्मा बॉन्ड के थ्रू किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो हमें अनगिनत आइसोमर्स मिलते हैं, या कह सकते हैं कि हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स मिलते हैं। क्योंकि अगर हम चाहे 1 डिग्री रोटेट करें, चाहे 2 डिग्री करें, या फिर आधा डिग्री करें, या फिर कितना भी रोटेट करें, हमें एक नया आइसोमर मिलना तय है। तो इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है कि हम उसको कितना रोटेट करते हैं। हम चाहे तो 10 डिग्री करें, चाहे तो आधा डिग्री करें, तो हमें नंबर ऑफ आइसोमर मिलेंगे जो इनफाइनाइट मिलेंगे। तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन भी क्या होता है कि एक तरह का ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि बहुत सारे अपने कन्फॉर्मर्स रखता है, या एक फॉर्म में वो नहीं रहता है। तो इसकी वजह क्या है कि वो एक फॉर्म में नहीं रहता? जैसा कि हम जानते हैं साइक्लोहेक्सेन का जो फार्मूला होता है वो C6H12 ये होता है। तो साइक्लोहेक्सेन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि प्लेनर नहीं होता है। आपको थोड़ा मैं हिस्ट्री में जाके बताना चाहता हूँ कि अगर इस पे काम करने की बात करें तो सबसे पहले बेयर साहब ने इस पे काम किया। तो बेयर की आपने पढ़ी होगी बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी एक्चुअली में एक तरह की गलत थ्योरी है, लेकिन उसको हम पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने इनिशिएट किया था, इस चीज पे काम करना इनिशिएट किया था। उन्होंने एंगल स्ट्रेन के बारे में हमको बताया था कि एंगल स्ट्रेन, और उनकी सारी चीजें एंगल स्ट्रेन पर ही बेस्ड हैं। और बेयर साहब का मानना है कि जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं या साइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लेनर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सारे साइक्लिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्लेनर नहीं होते हैं एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन के अलावा सारे जितने हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो प्लेनर नहीं होते। अब प्लेनर क्यों नहीं होते हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स में एंगल स्ट्रेन होती है, ऐसा मानते थे बेयर साहब, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारे मॉलिक्यूल्स में एंगल स्ट्रेन के अलावा भी और भी कई तरह की स्ट्रेन होती हैं, जिसमें से 3 मुख्य स्ट्रेन हैं। पहली है एंगल स्ट्रेन जो कि बेयर साहब ने बताई थी, फिर उसके बाद टॉरिजनल स्ट्रेन आती है, स्टेरिक स्ट्रेन आती है। एंगल स्ट्रेन क्या होती है इसको समझना बहुत जरूरी है। एंगल स्ट्रेन का मतलब ये होता है कोई मॉलिक्यूल है अगर हमारा, उसका जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल से कितना ज्यादा डेविएटेड है। इस टेट्राहेड्रल एंगल यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट से कितना ज्यादा वो डेविएटेड है ये एंगल थीटा, तो वो हमारा होता है एंगल। एंगल स्ट्रेन बोलते हैं उसको, मतलब कि डेविएशन इन बॉन्ड एंगल, यानी कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल डेविएशन इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। तो जितना ज्यादा डेविएशन होगा हमारा, उतना ज्यादा हमारे मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन होगी। तो बेयर साहब ने माना कि सारे मॉलिक्यूल्स प्लेनर होते हैं, और उनके लिए ये फार्मूला उन्होंने अप्लाई किया कि ज्यादा एंगल स्ट्रेन ज्यादा अनस्टेबिलिटी। अब किसी भी मॉलिक्यूल को स्ट्रेन होगी तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, और उसका एग्जिस्टेंस बहुत ही कम टाइम के लिए होगा। तो ये इन्होंने माना जो कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन तक के लिए ये अप्लीकेबल था। इसके बाद के लिए ये अप्लीकेबल इनका नहीं था, यानी कि जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी वो केवल और केवल 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग के लिए अप्लीकेबल था। अब बात करते हैं हम टॉरिजनल स्ट्रेन की। टॉरिजनल स्ट्रेन का मतलब होता है कि जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स होते हैं, ये ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन है, इनके बीच में एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके। इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है।
एडजेसेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन होता है उसे बोलते हैं टॉरिजनल स्ट्रेन। तो टॉरिजनल स्ट्रेन जो बोर्ड फॉर्म है देख रहे हैं, इसका बोर्ड फॉर्म में पाया जाता है और इसकी वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी घट जाती है या कह सकते हैं कि उसका एग्जिस्टेंस कम हो जाता है। अब तीसरा है हमारा स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन का मतलब है, जहां देख रहे हैं आप, ये जो दो हाइड्रोजन हैं, ये इन दोनों में आपस में एक रिपल्सन होगा। जब एटम्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो क्लोजली अप्रोचिंग एटम्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं कि उसमें हमारा स्टेरिक स्ट्रेन हो रहा है। तो ये तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैं इन तीन फैक्टरों के बारे में डिस्कस कर रहा था कि ये जो तीन फैक्टर्स हैं यही डिसाइड करते हैं कि जो आपका साइक्लिक मॉलिक्यूल है वो कैसा रहेगा, उसकी उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, या उसका अरेंजमेंट, उसके एटम का अरेंजमेंट कैसा होगा। ये यही तीन फैक्टर मेनली मैं मेनली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन तीन फैक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, या इन उन सबको एक साथ डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि मेनली यही तीन फैक्टर डिसाइड करते हैं। बाकी जो फैक्टर्स होते हैं बहुत ही उनका इफेक्ट कम होता है, और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में अभी हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये जो तीन फैक्टर्स हैं ये बहुत हद तक मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट में या फिर उसके उसके शेप को बताने में कामयाब रहे हैं, यही तीन फैक्टर्स। तो हम साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है हमारा, वो प्लेनर नहीं होता है, वो एक तरह से पकड़ फॉर्म, उसको हम बोलते हैं पकड़ फॉर्म। वो पकड़ फॉर्म में होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है और उसकी एक पर्टिकुलर कोई शेप होती नहीं है। हम सबसे पहले बात करेंगे चेयर फॉर्म की। तो चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन का एक ऐसा फॉर्म है जो कि सबसे स्टेबल फॉर्म माना जाता है। उसके उसके फैक्टर्स क्या हैं? ये जो आप तीनों फैक्टर मैंने डिस्कस किए थे, ये तीनों तरह के स्ट्रेन उसमें नहीं पाए जाते हैं। पहली बात तो एंगल स्ट्रेन उसमें नहीं होता है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका जो बॉन्ड एंगल है वो नियरर टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जो टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट है उसके नियरेस्ट होता है उसका, और उसमें ज्यादा स्ट्रेन होती नहीं है, तो वो उसमें एंगल स्ट्रेन फ्री हो गया। दूसरी बात, उसमें टॉरिजनल स्ट्रेन नहीं होती है, और तीसरी बात, स्टेरिक स्ट्रेन भी उसमें होती नहीं है। इसलिए हमारा जो साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि मैंने बनाया हुआ है साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें देख रहे हैं साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म में आप देख रहे हैं कि ये अगर इसको प्लेन पे ले लें तो इसकी चार एटम कहाँ हैं? एक प्लेन पे हैं। चार एटम देख रहे हैं आप, एक प्लेन पे हैं, और एक एटम कहाँ है? एबव द प्लेन, और एक कहाँ है? बिलो द प्लेन। अगर हम 6 कार्बन की बात करें तो जो 6 के 6 कार्बन हैं वो प्लेन पर हैं, और बाकी के 2 कार्बन, एक एबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। तो ये है चेयर फॉर्म। अब इस चेयर फॉर्म से भी लगे हुए 2 हाइड्रोजन इससे लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से लगे हुए हैं, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, और 2 यहाँ से। तो इस तरह से ये चेयर फॉर्म बनता है। अब आप देख रहे हैं कि चेयर फॉर्म ये मोस्ट स्टेब्लिश्ड फॉर्म है। चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेब्लिश्ड फॉर्म है। अब इस चेयर फॉर्म का अगर दूसरा फॉर्म देखें तो आप देख पा रहे होंगे ये बोर्ड फॉर्म है। देखिए बिल्कुल जस्ट लाइक ए बोर्ड फॉर्म। अब बोर्ड फॉर्म में कैसे बना होगा? सपोज करिए जो चेयर फॉर्म का एक जो इसकी जो नोक है वो नीचे की तरफ जा रही है, या इसकी जो पीक है नीचे की तरफ जा रही है, इसको अगर हम ऊपर उठा दें तो जस्ट लाइक ए ये बोर्ड फॉर्म बन जाएगा। अब बोर्ड फॉर्म देख रहे हैं, बोर्ड फॉर्म कम स्टेबल है। कम स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके जो दो लगे हुए ये हाइड्रोजन है, ये देख रहे हैं आप, इसके जो दो हाइड्रोजन है, यानी कि टॉरिजनल हाइड्रोजन या सॉरी फ्लैगपोल हाइड्रोजन। अब फ्लैगपोल हाइड्रोजन देख रहे हैं कि जो मेरी दोनों उंगलियां हैं ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन है। ये दूसरे क्या करेंगी? एक दूसरे को रिपेल करेंगी। इसमें दोनों तरह का रिपल्सन होगा। पहली बात तो इसमें
एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, ये बात सत्य है कि इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, लेकिन टॉरिजनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों होगा। क्यों? क्योंकि अब देख रहे हैं कि इसमें दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, प्लस इनके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसीलिए बोट फॉर्म की आप देख रहे हैं, ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया हुआ एक तरह से। चेयर फॉर्म की जो एनर्जी है सबसे कम है, क्योंकि इसमें इन तीनों तरह के रिपल्सन्स नहीं है। जब इन तीनों तरह के रिपल्सन इसमें नहीं है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? लोएस्ट होगी। अगर एनर्जी लोएस्ट होगी तो उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ये आपको मैं बता चुका हूं पहले ही। अब बात कर रहे थे बोट फॉर्म की। तो बोट फॉर्म में आप देख रहे हैं कि ये दोनों तरह के रिपल्सन, यानी कि दोनों तरह की स्ट्रेन है, टॉरिजनल और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों होंगी। इसकी वजह से इसकी जो एनर्जी होगी वो चेयर फॉर्म से काफी ज्यादा होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी हो गई कम, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। अभी हम क्या करते हैं कि हमने बात की थी कि ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन है, तो फ्लैगपोल हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो जब रिपेल कर रहे हैं तो उस रिपल्सन से बचना चाहेगा। जैसे कि हम घर पे अगर एक पोजीशन पे खड़े हुए हैं तो उस पोजीशन में अगर हमको प्रॉब्लम हो रही है तो हम बैठने की कोशिश करते हैं या अपने आप को ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे हमको स्टेबिलिटी मिले या प्रॉब्लम कम हो। तो जस्ट लाइक ये ऐसे मॉलिक्यूल करेगा। ये जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन थे एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो उनसे उनसे रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेगा, ऐसे कर लेगा। अगर इसने ऐसे कर लिया, अपने आप को ट्विस्ट कर लिया, यानी कि यहां से यहां कर लिया, अब वो कैसे कर पाएगा? ऐसे कर पाएगा। इसको देख रहे हैं, दिस इज ट्विस्ट बोट। तो ट्विस्ट बोट में क्या है कि जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ से मुंह को मोड़ लिया। जब मुंह को मोड़ लिया तो उसमें टॉरिशनल स्ट्रेन प्लस स्टेरिक स्ट्रेन दोनों मिनिमाइज हो गए, और स्टेबिलिटी क्या हुई? बढ़ गई, मतलब एनर्जी घट गई। दिस इज ट्विस्ट बोट फॉर्म। तो ट्विस्ट बोट फॉर्म की जो एनर्जी होती है वो बोट फॉर्म से कम होती है। इसमें भी जो चार एटम होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलमोस्ट प्लेन पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी चार एटम जो कार्बन थे, कार्बन के चार एटम वो प्लेन पर थे। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट चार एटम जो होते हैं कार्बन के वो प्लेन पे होते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी इसका क्लियरेंस आ जाएगा। अभी देखिए कि तो ट्विस्ट बोट फॉर्म हो गया। ट्विस्ट बोट फॉर्म की जो एनर्जी होती है वो बोट फॉर्म से कम होगी, या कह सकते हैं कि बोट फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा ट्विस्ट बोट फॉर्म। अब बात करते हैं हम हाफ शेयर फॉर्म की। हाफ शेयर फॉर्म कैसे बनेगा? सपोज करिए ये चेयर फॉर्म रहा होगा। चेयर फॉर्म में आप देख रहे हैं कि एक इसकी पीक ऊपर की तरफ है, एक पीक नीचे की तरफ है, बाकी जो चार कार्बन एटम है वो एक प्लेन पे है। तो अगर कहीं ऐसा हो कि एक इसकी पीक कहाँ जाए, वो भी चार कार्बन जहां प्लेन पे हैं वो कार्बन भी प्लेन पे आ जाए, यानी कि प्लेन पे आने का मतलब है कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा इस तरह से हो जाए। देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह से हो जाए, यानी कि उसकी जो पांच एटम है वो प्लेन पे आ जाएं। और जब पांच एटम प्लेन पर आ जाएंगे तो उसमें हो जाएगा क्या? स्टेरिक स्ट्रेन, सॉरी एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन की वजह से, एंगल स्ट्रेन की वजह से आपका जो हाफ चेयर फॉर्म है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। देख रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है आपकी हाफ चेयर फॉर्म की होगी। ये हाफ चेयर फॉर्म है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो ये है ऑर्डर ऑफ एनर्जी, या कह सकते हैं कि अगर इसका हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाएं तो कुछ ऐसे बना सकते हैं। चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर ट्विस्ट बोट, फिर उसके बाद हमारा बोट, फिर हाफ चेयर। तो ये जस्ट मैंने आपको एक विजुलाइजेशन कराया कि कैसे आप इस चीज को फील कर सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन के जो कन्फॉर्मर्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, किसकी स्टेबिलिटी कम होती है,
और एक्चुअल में क्यों ज्यादा होती है और क्यों कम होती है। तो ये तो बस जस्ट ए साइक्लोहेक्सेन का एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्टरी क्लास था। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इनमें अगर हम सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो फिर उनकी स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा और क्यों फर्क पड़ेगा, और इसके बेस पे अब जो भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे, उनको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।